Assalamu alaikum students, this is the last part of PIRA Act 2024. Dear students, इससे पहले हमने PIRA Act के 53 सेक्शंस जो हैं उनको डिटेल्स के साथ डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 54 से ऑनवर्ड जितने भी इसके सेक्शंस हैं उनको डिटेल के साथ कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर है 14 इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के बारे में ये सारा चैप्टर है। इसका सेक्शन 54 है अथॉरिटी टू बी अ लीड रेगुलेटर। इसमें जो वर्ड रेगुलेटर इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये है कि ऐसी अथॉरिटी जिसके पास कंट्रोल करने की पावर हो, मॉनिटर करने की पावर हो और इस एक्ट को इन्फोर्स करवाने की पावर हो, वो उसे क्या कहेंगे? रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको कहते हैं। अब लीड रेगुलेटर कौन सी अथॉरिटी होगी? मतलब ये है कि एक तो अथॉरिटी इस पीरा एक्ट के तहत बनाई गई जिसको हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जितने भी स्केजुअल लॉज हैं उसके अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ उनकी अपनी भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर उनकी अपनी अथॉरिटी थी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू की अपनी अथॉरिटी है। इसी तरह जो है वो टेनेंसी एक्ट की कुछ अथॉरिटीज़ हैं, तो उनकी अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं और एक इस पीरा की अथॉरिटी है। अब इन सब में से जो लीड करेगी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी, वो कौन सी होगी? ठीक है, वो बताया गया। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, बावजूद इसके जो भी दूसरे लॉज के अंदर मौजूद है। वेयर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी आर एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज, जो भी रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेटरी एजेंसीज स्केजुअल लॉज के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपको बताया रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है? जिसके पास मॉनिटर करने का फंक्शन हो, ठीक है, कंट्रोल करने का और लॉ को इन्फोर्स करवाने का सारे पावर्स जिसके पास होते हैं, वो कौन सी होती है? रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो ये जितने भी स्केजुअल लॉज हैं उनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं और इस पीरा एक्ट की भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमने जो ऊपर पढ़ी थी डेफिनेशंस के बाद। द अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी द लीड रेगुलेटर एंड द रेगुलेटरी बॉडी आर एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज शैल बी द सेकेंडरी रेगुलेटर। आपने याद रखना है कि ये जो पीरा एक्ट के तहत जो अथॉरिटी बनाई गई है ये लीड रेगुलेटर है, मतलब ये सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी। ठीक है, और जो बाकी स्केजुअल लॉज की अथॉरिटीज़ हैं उनको सेकेंडरी रेगुलेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो लीड रेगुलेटर कौन सी है? जो पीरा एक्ट के तहत अथॉरिटी बनाई गई है। बाकी सारी अथॉरिटीज़ जो इसके स्केजुअल लॉज के तहत काम कर रही हैं वो अथॉरिटीज़ सेकेंडरी रेगुलेटर कहलाएंगी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एंड शैल एक्सरसाइज इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी डिफरेंस टू लीड रेगुलेटर। ठीक है जी, ये लीड रेगुलेटर के नीचे सेकेंडरी जो रेगुलेटर अथॉरिटी है वो काम करेगी। ठीक है, आपको पता चल गया। इसमें एक हायरार्की बताई गई है कि लीड रेगुलेटर अथॉरिटी कौन सी होगी? जो पीरा एक्ट की अथॉरिटी है, और जो बाकी सारी अथॉरिटीज़ हैं वो इस लीड रेगुलेटर के नीचे काम करेंगी और उनको सेकेंडरी अथॉरिटी कहा जाएगा। ठीक है जी, सेकेंडरी रेगुलेटर अथॉरिटीज़ कहा जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज टू बी द लीड रेगुलेटर। अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी भी स्केजुअल लॉज की अथॉरिटी को लीड रेगुलेटर बनाना चाहे तो वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है? किसी और स्केजुअल लॉज की अथॉरिटी को भी लीड रेगुलेटर बना सकती है। ये पावर्स किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास। इंस्टेड द अथॉरिटी के अलावा इफ़ नेसेसिटेटेड ड्यू टू द एक्सपीडेंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई ज़रूरत हो या पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी और अथॉरिटी को भी क्या बना सकती है जी? लीड रेगुलेटर बना सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेगुलेटरी पावर्स एंड फंक्शंस दैट वेस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट्स। अच्छा, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनमें एक और एक्सेप्शन आ गई। एक तो एक्सेप्शन ये आ गई कि गवर्नमेंट किसी और को भी लीड रेगुलेटर बना सकती है। दूसरा, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे क्या होगा? द अथॉरिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द लीड रेगुलेटर। ये जो इस पीरा एक्ट की अथॉरिटी है उसको लीड रेगुलेटर नहीं समझा जाएगा अनलेस द कंसर्न लोकल गवर्नमेंट असाइंस इट्स पावर एंड फंक्शन टू सच एक्सटेंट। अगर जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसको पावर्स और फंक्शंस दे दे तो फिर इसको लीड रेगुलेटर समझा जाएगा। मतलब है कि अगर
कहीं पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो उन लोकल गवर्नमेंट्स की कॉन्सेंट ज़रूरी होगी इस अथॉरिटी को लीड रेगुलेटर बनाने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन में भी म्यूचुअली एग्रीड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। वेयर द अथॉरिटी इज़ द लीड रेगुलेटर, अगर अथॉरिटी लीड रेगुलेटर होगी, जो हमने बताया है कि तमाम स्केजुअल लॉज में अथॉरिटी ही लीड रेगुलेटर होगी, बाकी सारी जो स्केजुअल लॉज की अथॉरिटीज़ हैं वो क्या होंगी, सेकेंडरी रेगुलेटर होंगी। ये पीरा एक्ट की अथॉरिटी लीड रेगुलेटर सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसके नीचे बाकी सारी अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है जी। उसमें फिर दो एक्सेप्शंस थी लोकल गवर्नमेंट्स की, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको जो है वो किसी और स्केजुअल लॉ की अथॉरिटी को बना सकती थी। अब ये एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा सकता है, बताया जा रहा है वेयर द अथॉरिटी इज़ द लीड रेगुलेटर और वेयर द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द लीड रेगुलेटर। ठीक है जी। यहाँ पे अथॉरिटी लीड रेगुलेटर है या किसी भी स्केजुअल लॉज की अथॉरिटी को लीड रेगुलेटर बना दिया गया है। As case may be, the secondary regulator shall not be permitted to take concurrent cognizance of the same violation. अब ये नहीं होगा कि एक लीड रेगुलेटर है, एक सेकेंडरी क्या है जी, सेकेंडरी रेगुलेटर है, तो अब ये दोनों जो रेगुलेटर अथॉरिटीज़ है ना, ये दोनों किसी भी एक वायलेशन के खिलाफ दोनों एक्शन नहीं लेंगी, एक ही अथॉरिटी लेगी जो लीड रेगुलेटर होगी। ठीक है जी। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई लैंड रेवेन्यू का इशू है, तो लैंड रेवेन्यू की अथॉरिटी अगर लीड रेगुलेटर नहीं है और ये पीरा की अथॉरिटी जो है वो लीड रेगुलेटर है, तो उसके खिलाफ जो अथॉरिटी ने जो कोई एक्शन लेना है तो वो पीरा की अथॉरिटी लेगी, क्योंकि पीरा की अथॉरिटी क्या है, लीड रेगुलेटर है। तो फिर पीरा की अथॉरिटी क्या करेगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो लेगी, अगर कोई अथॉरिटी से रिलेटेड एक्शन है तो फिर लैंड रेवेन्यू वाली अथॉरिटी नहीं लेगी। ठीक है जी। ये नहीं होगा कि दोनों अथॉरिटीज़ जो है वो एक ही बंदे के खिलाफ एक्शन ले रही हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद विदाउट प्रीजडिस टू द सबसेक्शन 1 द अथॉरिटी एंड अ रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज में एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MU साइन कर सकती हैं कोई भी अथॉरिटीज़ आपस में, और अदर arrangement for establishing distribution of power and function between themselves for better and more effective enforcement। मतलब ये कि कोई अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में, जो इदारे हैं एक आपस में फंक्शंस और पावर्स को बांट सकते हैं MU साइन करके, और ताकि जो है ये इन्फोर्समेंट जो है इसको बेटर परफॉर्म किया जा सके और जो एक्ट है इसका मकसद जो है वो उसको हासिल किया जा सके। उसके बाद सेक्शन 55 है डायरेक्टिव्स बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्टिव्स मतलब डायरेक्शंस, जो भी अहकामात गवर्नमेंट के आएंगे वो क्या होंगे। द गवर्नमेंट में एज एंड व्हेन इट कंसीडर नेसेसरी, गवर्नमेंट जब भी ज़रूरी समझेगी, इशू पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द अथॉरिटी। हमने पढ़ा था कि पॉलिसीज़ और जो रूल्स हैं वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। रूल्स बना के किसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, अथॉरिटी को। अथॉरिटी ने फिर उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, इन्फोर्स करवाना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है कि वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्टिव्स। और जो भी डायरेक्टिव्स बनाए जाएंगे वो इस कानून के, इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे, और फिर अथॉरिटी जो है वो उनको क्या करवाएगी, इन्फोर्स करवाएगी। अब ये आपने याद रखना है, जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद है जी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। मालूमात का तबादला। एवरी डिपार्टमेंट शैल प्रॉम्प्टली शेयर विद द अथॉरिटी ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट दैट द अथॉरिटी हैज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड टू इट। मतलब अथॉरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड चाहिए, ठीक है, प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड चाहिए, टेनेंसी के रिलेटेड चाहिए, या कोई भी राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो किसी और डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से वो क्या कर सकता है जी, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकती है अथॉरिटी। उसके बाद वो उसको प्रोवाइड करने होंगे फॉर द इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर, ताकि वो इफ़ेक्टिव अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सके, एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन अंडर द एक्ट एंड विच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर इन पोजेशन ऑफ सच डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट के पास वो
डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अथॉरिटी को चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके, वो उससे ले सकती है। उस डिपार्टमेंट ने वो डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी, ये ड्यूटी है उसकी हर डिपार्टमेंट की। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू द वायलेशंस के रिलेटेड जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब एक जुड़ा हुआ सिस्टम होगा, ठीक है, आपस में यूनाइट सिस्टम, ताकि सबके जो है वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एक्सचेंज हो सके। द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन सब सेक्शन 1 शैल बी रेसिप्रोकेटेड बाय द अथॉरिटी। मतलब अगर अथॉरिटी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो अगर दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो ले सकता है, और जो अथॉरिटी को चाहिए वो दूसरे डिपार्टमेंट से अथॉरिटी भी ले सकती है। द अथॉरिटी में एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद एनी अदर बॉडी, किसी और बॉडी के साथ वो कोई अरेंजमेंट्स अपने कर सकती है। आर एजेंसी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत अथॉरिटी को ये इजाज़त है कि वो किसी और डिपार्टमेंट के साथ अपनी अरेंजमेंट बना के उनके साथ कोई जो है वो अपना MU साइन करके अपनी जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंट है ये सारा कुछ हासिल कर सकती है। उसके बाद है जी चैप्टर 15 असिस्टेंट टू द अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। इसके बारे में है जी असिस्टेंट टू द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी को कोई हेल्प चाहिए होगी, अथॉरिटी की मदद कौन करेगा वो देखते हैं। All the executive authorities and law enforcement agencies of the government including पंजाब पुलिस, जितनी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं पंजाब के अंदर, जैसा कि पंजाब पुलिस है, एंड एवरी पर्सन, और हर इंसान जो भी बंदा है, शैल एक्ट इन एड ऑफ द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी को मदद चाहिए होगी वो उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। एंड हैंडल ऑल पॉसिबल असिस्टेंट एज मे बी रिक्वायर्ड, और जो भी पॉसिबल मदद चाहिए होगी वो अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगी। बाय द अथॉरिटी आर एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स को चाहिए या अथॉरिटी को चाहिए, इंक्लूडिंग इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इन्फोर्समेंट स्क्वाड। इनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो ये सब लोग उसकी हेल्प करेंगे इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़ अंडर दिस एक्ट, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। उसके बाद सेक्शन है 58 विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। विसल ब्लोअर मुखबर को कहते हैं, डिस्क्लोजर उसने कोई इंकशाफ किया है, कोई किसी जो है वो चीज़ के बारे में बताया, वो कैसे होगा क्या होगा। एनी पर्सन मेकिंग एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, कोई भी पर्सन है, मुखबर है, वो कोई चीज़ बताता है, शैल मेक अ पर्सनल डेक्लरेशन, वो खुद आके बताएगा, डिक्लेयर करेगा जो भी उसने इंकशाफ करना है, स्टेटिंग दैट ही रीजनेबली बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय हिम, वो ये बताएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है एंड द एलिगेशंस कंटेन देयरइन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, वो सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा, एंड बिलीव एंड आर नॉट डिस्क्लोज्ड फॉर एनी पर्सनल रीज़न, और किसी भी पर्सनल वजह से वो किसी पे इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगा रहा। तो ये विसल ब्लोअर की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो ये स्टेटमेंट देगा कि जो भी उसने किसी पे अगर इंकशाफ किया है तो वो सच्चा है और वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके लिए फिर वो रेगुलेशंस के अंदर इलाज भी उसका बताया गया है कि उसको फिर क्या उसके ऊपर फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, वो हमने पढ़ा था जी। उसके बाद सेकंड है एवरी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैड बी मेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसने जो भी इंफॉर्मेशन या इंकशाफ करना है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब या फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी भी सूरत में, ताकि उसका प्रूफ रखा जा सके। टू द अथॉरिटी आर बोर्ड आर हियरिंग ऑफिसर आर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, अब विसल ब्लोअर इनमें से किसी एक ऑफिसर को जो है वो अपना रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेगा, अपना इंकशाफ, जो भी वो कंप्लेन लेके आया किसी के खिलाफ, जो बात बताने आया, मुखबरी करने आया, वो बताएगा। इन सच मैनर एंड accompanied by such supporting document or other material as may be prescribed, और जो भी उसके पास कोई उसके पास प्रूफ है वो भी साथ प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ज़रूरी होंगे। नो एक्शन मे बी टेकन ऑन विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, कि विसल ब्लोअर की जो इंकशाफ है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इफ़ द डिस्क्लोजर डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर, कि अगर फॉर एग्जांपल हमें विसल ब्लोअर
उस मुखबर की आइडेंटिटी का ही नहीं कन्फर्म होता कि ये बंदा कौन है, क्या है। जब तक उसकी आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं होगी तो उसके ऊपर उसकी जो इंकशाफ उसने किया है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, या फिर उसकी अगर आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त जो है वो सही नहीं है और फॉल्स ऑन वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन की गई तो वो गलत निकली है, तो फिर उसकी जो भी उसने मुखबरी की है उस पर एक्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी रेफर टू द हियरिंग ऑफिसर। जो भी वो इंकशाफ करेगा वो फौरी तौर पर किसको बता दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ऑफिसर को उसने आके कोई बात जो है वो बताई है, कोई मुखबरी बताई है, तो वो उस किसको रेफ़र कर देगा, वो वाली मुखबरी हियरिंग ऑफिसर को। हु शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन का तज्जिया करेगा, उसका हिसाब लगाएगा। कंटेंट इन द डिस्क्लोजर एंड वेरीफाई द सेम टू द एक्सटेंट एंड मे बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है जी। उसके बाद वो उसको देखेगा कि ये वाकई ठीक है या नहीं है, या पॉसिबल भी है या नहीं। इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और ये तरीक़ेकार जो है वो उसको गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कैसे उसने सारी ये असेसमेंट करनी है। अपॉन असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 4, अब ये जो हियरिंग ऑफिसर है उसने असेसमेंट भी कर ली, वेरिफिकेशन भी कर ली। इफ़ द हियरिंग ऑफिसर इज़ ऑफ द व्यू दैट द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रन्स फर्दर प्रोब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, अगर वो समझता है कि जो उसने इंकशाफ किया है वो ठीक है, वो क्या करेगा जी, अहकामात देगा कि फर्दर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। ही शैल रेफ़र इट टू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब को रेफ़र कर दिया जाएगा केस। नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम सच असेसमेंट, ये जो असेसमेंट की गई है इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो केस किसके पास चला जाएगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास। वो इंक्वायरी वगैरह करवाएगा और वेरिफिकेशन फॉर फर्दर एक्शन, और उसकी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन करके फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा जी, एक्शन लिया जाएगा। तो 24 घंटे का टाइम है। उसके बाद रिवार्ड एंड पनिशमेंट 59 इसका सेक्शन है। इफ़ एनी वायलेशन और ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड, कि विसल ब्लोअर ने जो बताया था उसके जो हमने तहकीक की पीरा फोर्स ने, उसके मुताबिक अगर वाकई ही कोई वायलेशन हुई है, ऑफेंस हुआ है, वो डिटेक्ट हो गया बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर द पर्सन हु मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मे बी पेड अ रिवार्ड। अब उस मुखबर को कोई रिवार्ड भी दिया जा सकता है फ्रॉम द फंड, उस फंड में से जो इस अथॉरिटी का है। एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी फंड जो ये रिवार्ड बताया जाएगा, ये आपको बता दिया गया जो रेगुलेशंस एंड रूल्स आए हैं 2025 के, उस पर हमने वीडियो बनाई है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फंड में से उसको रिवार्ड दिया जाएगा। एंड मे बी इशूड अ सर्टिफिकेट, उसको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है ऑफ एप्रिसिएशन बाय द अथॉरिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विसल ब्लोअर है उसको जो है वो फंड में से कोई रिवार्ड दिए, पैसे भी दिए जा सकते हैं, या फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जा सकता है एज अ रिवार्ड। प्रोवाइडेड दैट इफ मोर देन वन पर्सन मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, अगर एक से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है कि कोई इंकशाफ किया है फॉर द सेम वायलेशन और ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के रिलेटेड, द रिवार्ड शैल बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच पर्सनस, उस रिवार्ड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन सारे लोगों के दरमियान। ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से, एज डिटरमिन्ड एंड डीम फिट बाय द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी को जैसे फिट लगेगा, बेहतर लगेगा। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिवार्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी परमिटेड इफ, अच्छा एक रिवार्ड जो है नहीं दिया जाएगा, किन कंडीशंस में रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। इफ़ द डिस्क्लोजर इज़ ऑफ नो वैल्यू, कि जो उसने इंकशाफ किया उसकी की वो वैल्यू नहीं, फजूल किस्म का जो है वो उसने इंकशाफ किया है, उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं हुई, कोई ख़ास जो है वो कहीं पे गोदाम नहीं पकड़ा गया, कोई जो है वो किसी ने कोई स्टॉक किया हुआ था वो चीज़ें नहीं पकड़ी, वह छोटी मोटी बात थी कोई, तो उसके लिए उसको रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। The information in the whistleblower disclosure is already within the knowledge of the authority or board, अगर वो इन्फॉर्मेशन पहले ही अथॉरिटी या बोर्ड को पता थी और वो उस पर एक्शन लेने वाले थे, और फिर किसी विसल ब्लोअर ने, कोई मुखबर ने बात बताई है, तो फिर भी उसको क्या है,
रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। द इंफॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड आर, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो कोई पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में कोई ऐसा मैटर है तो फिर भी आर नो कलेक्शन आर रिकवरी इज मेड फ्रॉम द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, या फिर उसने जो भी मखबरी की है उससे कोई गवर्नमेंट को कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई कॉस्ट नहीं मिली, कोई पैसे शैसे नहीं रिकवर हुए, तो ऐसी सूरत हाल में भी क्या होगा कि उसको रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मीन्स अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब है कोई भी बंदा जो है वो मुखबर हो सकता है। अ पर्सन हु इज फाउंड टू हैव मेड अ फॉल्स फ्रिवलस और वेक्सेशियस विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, या कोई भी बंदा ऐसा है जो गलत मुखबरी करता है या फिर टाइम ज़ाया करने के लिए जानबूझ के किसी के खिलाफ उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए क्या करता है जी, डिस्क्लोजर करता है, इंकशाफ करता है। सब्जेक्ट टू बीइंग प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पहले उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि उसने ये फजूल किस्म का काम क्यों किया, किसी के खिलाफ जो है वो गलत फॉल्स एलिगेशंस उस पर क्यों लगाए हैं। shall be liable to the imprisonment which may extend up to 1 year or with fine which may extend up to rupees 100,000 or both। अब कोई बंदा गलत जो है वो इंकशाफ करता है, गलत मुखबरी करता है, तो उसको 1 साल के लिए क्या किया जा सकता है जी, एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कैद हो सकती है, और 1 लाख उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 60 है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। जिसने ये इंकशाफ किया है उसका कोई प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि मुखबर जो है उसका प्रोटेक्शन कैसे करेगी ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है। द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, जो भी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है उसकी जो आइडेंटिटी है, नॉट बीइंग फॉल्स फ्रिवलस और वेक्सेशियस डिस्क्लोजर, अगर उसने गलत या फिर कोई टाइम ज़ाया करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर उसने इंकशाफ नहीं किया, शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, उस पर्सन की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाएगी। एंड एनी अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन शैल अट्रैक्ट अ फाइन और अ पेनल्टी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई बंदा उस विसल ब्लोअर, उस मखबर की आइडेंटिटी लीक करता है तो उसके खिलाफ फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बता दी गई है। ठीक है जी। उसके बाद है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी बोर्ड और ऑन हिज ऑन मोशन हेयरिंग ऑफिसर मे इन कंसल्टेशन विद द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, कि अगर अथॉरिटी कहती है, बोर्ड कहता है, या फिर हेयरिंग ऑफिसर खुद क्या करेगा कि उस मुखबर से कंसल्टेशन करेगा। टेक एनी मैयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच पर्सन, ऐसे पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मैयर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। एंड फॉर सच ड्यूरेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और ड्यूरेशन वगैरह भी होगी कि कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद 61 है पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़, कि ये पब्लिक की भी जो है वो जिम्मेदारी है कि वो अथॉरिटी और इसके एम्प्लॉयज़ की मदद करे जहाँ पे भी उनको मदद चाहिए होगी। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी, हर बंदे ने अथॉरिटी की हेल्प करनी है। एंड इट्स एम्प्लॉयज़, और इसके एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेशन करनी है। बाई टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन है वो भागने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर उसको पकड़ने में भी वो मदद कर सकता है हर बंदा। होम एन एम्प्लॉय इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट एंड डिटेन, ठीक है, आपने क्या करना है कि मदद करनी है अथॉरिटी की। प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, और इस जो एक्ट है या स्केड्यूल लॉज हैं इसके किसी भी रूल को ना तोड़ा जाए, आपने इस हवाले से भी अथॉरिटी की क्या करनी है जी, मदद करनी है। उसके बाद है जी 62 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी। Every person aware of the commission of or of the intention of any other person to commit any act which is an offence, कोई भी पर्सन देखता है या उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कोई भी दूसरा बंदा क्या करना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्शन करने जा रहा है जिससे इस रूल्स को वायलेट होगा और कोई ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
अंडर द एक्ट और स्केजुअल लॉज, जो इस एक्ट के तहत या स्केजुअल लॉ के तहत क्या है जी ऑफेंस है, शैल फॉर विद गिव सच इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन, वो जल्दी जल्दी जाके नियरेस्ट जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ पे उसको उसकी कंप्लेन करेगा, उसको बता देगा, उस और एनी एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी या अथॉरिटी के किसी भी एम्प्लॉय को उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा ये फलां बंदा जो है वो क्या करने वाला है, वायलेशन ऑफ द रूल्स करने वाला है। उसके बाद विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सब सेक्शन 1, अ पर्सन इन द एरिया ऑफ हिज रेजिडेंस और वर्क, जो भी पर्सन एक किसी एरिया में रह रहा है, एज द केस में बी शैल गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन और एनी एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी, द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर द एक्ट और द स्केड्यूल्ड लॉज। क्या करेगा, वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये बंदा जो है वो क्या करने वाला है, ऑफेंस क्रिएट करने वाला है, बल्कि अगर उसका कोई टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंस है वो भी बताएगा। Any matter likely to affect the maintenance of supplies and services including essential commodities or the safety of the state property, या फिर कोई भी मैटर है जिससे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई या सर्विसेज जिसमें क्या है, कमोडिटीज़ हैं, सेफ्टी ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, तो इस हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो भी इन्फॉर्म की जा सकती हैं। एनी अदर मैटर एज में बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, या फिर कोई और मैटर जो है जो अथॉरिटी नोटिफिकेशन के अंदर जारी करती है वो भी। उसके बाद है जी सेक्शन 63, लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट। लोकल हेडमैन्स जो हैं किसी भी एरिया के अंदर जो भी नंबरदार हैं, कोई बड़े हैं, उनकी भी ड्यूटी है और चौकीदार्स की भी कि वो मदद करे। द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज, they are moza as the case may be appointed under any law for the time being in force shall assist the authority। तो ये सब लोग जो हेडमैन्स हैं, विलेज के बड़े ऑफिशियल्स हैं, नंबरदार हैं, किसी भी देह या मौजे के जो बड़े लोग हैं वो इस अथॉरिटी की क्या करेंगे जी, हेल्प आउट करेंगे। एंड इट्स एम्प्लॉयज़ विद ऑल मीन्स एंड शैल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू देम, वो इसके एम्प्लॉयज़ को, इस अथॉरिटी को हर तरह से जो भी इनको मदद चाहिए होगी वो इसको प्रोवाइड करेंगे। द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज, हर विलेज ऑफिसर के, हर विलेज के जो ये विलेज ऑफिसर्स हैं, चौकीदार हैं, हेडमैन है, दे या मोजा अपॉइंटेड अंडर any law for the time being in force shall report in writing all offences under the act or scheduled laws to the nearest enforcement station at the earliest। ठीक है, ये लोग क्या है कि रिटर्न के अंदर क्या करेंगे, जो भी ऑफेंस होने वाला ये हुआ है इस स्केड्यूल्ड लॉज के तहत, तो वो उसको इन्फोर्समेंट स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे, फिर इन्फोर्समेंट स्टेशन उसके ऊपर अमल दरामद करेगा अपने हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 16 की, कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स। इसके बारे में है कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो भी इन्फोर्समेंट होनी है, ठीक है, इंक्रोचमेंट को दूर करने के लिए या जो भी छापे मारने हैं, कोई भी ये जो इसके ऊपर खर्चा आना है वो कॉस्ट है, तो वो कैसे उसको डील किया जाएगा। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर में सेंड अ रिपोर्ट टू द हेयरिंग ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को क्या कर सकता है, एक रिपोर्ट सेंड करेगा थ्रू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इन्फोर्समेंट ऑफिसर करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर आगे किसको, हेयरिंग ऑफिसर को सेंड करेगा। इस रिपोर्ट के अंदर स्टेटिंग देयर इन द कॉस्ट इनकर्ड एंड द रीज़न फॉर इनकरिंग द सेम, उसके अंदर जो कॉस्ट है वो लिखी होगी और वो कॉस्ट कैसे हुई है, उसकी रीज़न वगैरह सारा कुछ उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा। फॉर द इन्फोर्समेंट पर्पजेज अंडर द एक्ट, जो भी कॉस्ट आपकी इन्फोर्समेंट पर्पजेज के लिए लगी है वो सारे पैसे जो है उसके अंदर लिख दिए जाएंगे। अब द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सर्टिफाई, वो उसको चेक करेगा, उसको जो है वो क्रॉस चेक करने के बाद उसके ऊपर अपने साइन वगैरह कर देगा। द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट इनकर्ड अंडर सब सेक्शन 1, और जो भी कॉस्ट हुई है उसको सारा चेक करने के बाद, सर्टिफाई करने के बाद क्या करेगा, द हेयरिंग ऑफिसर में अप्रूव द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट, वो SDEO साहब जो है सर्टिफाइड करने के बाद उसको किसको सेंड करेंगे, हेयरिंग ऑफिसर को, हेयरिंग ऑफिसर अप्रूव करेगा उस कॉस्ट को। इन्फोर्समेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द ऑफेंडर, पहले ऑफेंडर की बात सुनेगा
एंड आफ्टर परसूअल ऑफ द रिसीट प्रेजेंटेड बिफोर सच हेयरिंग ऑफिसर, और जितनी भी रिसीट्स वगैरह हैं वो सारी इस इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सामने हेयरिंग ऑफिसर के सामने रखी जाएंगी, और वो उन सब को देखने के बाद क्या करेगा जी, उस कॉस्ट का अप्रूवल देगा। द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफेंडर, और ये जितनी भी कॉस्ट, जितने भी खर्चे हुए हैं, अखराजात हुए हैं, ये कौन पे करेगा? ऑफेंडर, जिसने इंक्रोचमेंट की थी, जिसने ऑफेंस किया है, जो कि जिसने जुर्म किया। बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अब ये निकलवाएगा कौन? इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिकवर करेगा ऑफेंडर से, ठीक है जी। इन केस द ऑफेंडर डज नॉट पे द कॉस्ट एज डिटरमिन्ड, अगर वो नहीं पे करता, द सेम शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑक्शन आर सेल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड्स, उसकी जो भी आर्टिकल्स जब्त की गई थी उनको बेच दिया जाएगा और उनसे जो है वो कॉस्ट रिकवर कर ली जाएगी। इफ़ एनी, इफ़ द कॉस्ट रिमेन अनसेटिस्फाइड, बेचने के बाद भी अगर कॉस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, पूरी नहीं होती, फॉर एग्जांपल 10,000 कॉस्ट थी और चीज़ें जो हैं वो 6,000 की बिकी हैं, अभी भी 4,000 बाकी है, फिर क्या किया जाएगा? द सेम शैल बी रिकवर्ड एज अरियार्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के बकायाजात के तौर पे उसको क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। उसका जो तरीक़ाकार हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ा था, उस तरीके के मुताबिक फिर वो क्या किया जाएगा? रिकवरी की जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब इसके जो तरीक़ाकार है, इसकी कॉस्ट वो कैसे इन्वेस्टिगेशन लेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन करने जाना है उस पर जो भी कॉस्ट आई है वो कैसे लेगा, ये गवर्नमेंट उसको बताएगी। उसके बाद है जी रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स जो हैं इस अथॉरिटी के कोई अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ रिवार्ड्स होने चाहिए। एनी एम्प्लॉय में बी गिवन रिवार्ड इन एनी फॉर्म, उसको किसी भी सूरत में रिवार्ड दिया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं, अप्रिसिएशन दी जा सकती है, प्रमोशन की जा सकती है, कुछ भी उसको जो है वो रिवार्ड के तौर पर दिया जा सकता है। ऑन हिज मेरिटोरियस सर्विसेज आर अचीवमेंट्स, जो उसने कोई अच्छी सर्विसेज दी हैं, कोई अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है, उसकी ड्यूटी बहुत अच्छी रही है। इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अ कंपनसेशन अमाउंट में आल्सो बी सैंक्शनड इन फेवर ऑफ एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ हिज हेल्थ। मतलब ये है कि किसी भी ड्यूटी के दौरान अगर किसी ऑफिसर को कोई जो है उसकी उसका हेल्थ इशू बनता है, कोई भी या फिर उसकी लाइफ चली जाती है, मतलब उसकी मर्डर, वो कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है, वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो उसको एक ख़ास किस्म की जो गवर्नमेंट चाहेगी उसको कंपनसेशन भी दे सकती है। उसके बाद 67 है रिफंड ऑफ फाइन ऑन सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन आर एन अपील एज द केस में भी। अगर रिप्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाती है ऑफेंडर की, ऑफेंडर सच्चा साबित हो जाता है, द हेयरिंग ऑफिसर शैल रिफंड द फाइन डिपॉजिटेड। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ना, इससे पहले जो उसके ऊपर फाइन लगा था वो पहले फाइन जमा करवा के आएगा, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन सुनी जाएगी, ठीक है जी। अगर रिप्रेजेंटेशन साबित हो जाती है उस ऑफेंडर के हक में, तो फिर उसको जो है वो हेयरिंग ऑफिसर उसका जो फाइन था वो रिफंड कर देगा, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट रख लेगी, ठीक है जी। रिफंड द फाइन डिपॉजिटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। वो फाइन कहाँ से लेगा हेयरिंग ऑफिसर, वो सारा बता दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। उसके बाद रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, बिसाइड्स अदर कॉस्ट एंड पेनल्टीज़, जितनी भी बाकी पेनल्टीज़ थी या खर्चे थे, रेंट शैल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो रेंट भी डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर दुकान बनाई हुई थी, ठीक है, और बाकी दुकानें जो है वो स्टेट ने क्या है कि किराए पे दे रखी थी, तो अब जो जिस बंदे ने बगैर इजाज़त के बनाई हुई थी उससे रेंट जितने अरसे के लिए उसने वहाँ से फ़ायदा उठाया, उससे उतने अरसे के लिए वहाँ से क्या किया जाएगा, उससे रेंट रिकवर किया जाएगा, और ये हेयरिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा। अगेंस्ट द इलीगल ऑक्यूपायर ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, रिपोर्ट के मुताबिक वो देखेगा और उसके ऊपर क्या है रेंट जो है वो लगाएगा हेयरिंग ऑफिसर। प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ सच रेंट शैल बी एप्लीकेबल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये रेंट जो है वो टाइम के हिसाब से लिया जाएगा, कितना अरसा उसने वहाँ पे रहा है। द रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपायर, जो इलीगल ऑक्यूपायर है उससे रेंट जो है वो रिकवर किया जाएगा बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो रेंट जाके लेगा। इफ़ द रेंट, अच्छा ये जो रेंट है इसको डिफाइन, इसको डिटरमिन, इसको जो है वो फिक्स कौन करता है, हेयरिंग ऑफिसर, और रिकवर कौन करता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर।
इफ़ द रेंट और कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अगर रेंट या कॉस्ट कोई भी चीज़ जो है वो पूरी नहीं हो पाती, द सेम शैल बी रिकवर्ड एज अरियार्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, उनको अरियार्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद चैप्टर 17 है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में है। सबसे पहले है 69 सेक्शन फंड। देयर शैल बी अ फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, फंड बनाया जाएगा। टू बी नोन एज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, और उस फंड का नाम होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, विच शैल वेस्ट इन द एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी। और उस फंड को कंट्रोल कौन करेगा, अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। The fund shall consist of and be credited with such sums of money received from, ये जो फंड है ये कहाँ से आएगा, वो जो पैसा रिसीव होगा कहाँ से, द गवर्नमेंट एज मे बी डिटरमिन्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ से आना है, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू द एम्प्लॉयज़, जो पेमेंट रिवार्ड्स के तौर पे एम्प्लॉयज़ को देनी है वो कहाँ से आएगी, रिवार्ड फॉर द विसल ब्लोअर, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, refund of fine, any cost of welfare initiative and other ancillary cost as may be permitted by the authority। ठीक है, ये अथॉरिटी और गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर डिसीजन करेंगे। एंड एनी रिसीट एज मे बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, जब फिर कोई भी रिसीट जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो फंड शैल बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उस फंड को मेंटेन करना और उसको क्या करना जो है वो शैल बी मेंटेन इन सच, ऐसे तरीके से मेंटेन किया जाएगा जो गवर्नमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करेगी तरीका। नो सम शैल बी ड्रॉन बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर आर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम द फंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। अब ये जो फंड में से कोई भी रकम निकलवानी है किसी अथोराइज्ड ऑफिसर ने जिसके पास ये अथॉरिटी है निकलवाने की, या ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसने पैसा निकलवाना है उस फंड में से, तो पहले उसने अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अथॉरिटी को बताएगा कि इतना पैसा निकलवाना है, फिर वो अप्रूवल देगी, उसके बाद वो निकलवाएगा। अथॉरिटी में अथोराइज द हेयरिंग ऑफिसर को पावर दे सकती है टू विदड्रॉ द फॉलोइंग एंड डिसबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कि वो इस फंड को निकलवा सकती है और तकसीम कर सकती है जहाँ पे भी ज़रूरत है। रिवार्ड टू द एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देना है तो हेयरिंग ऑफिसर जाएगा पैसे निकलवा के दे देगा अथॉरिटी के अप्रूवल से। ठीक है जी। सेकंड है रिवार्ड फॉर द विसल ब्लोअर मुखबर को अगर कोई रिवार्ड देना है तो वो भी हेयरिंग ऑफिसर जाके निकलवा के दे के आएगा। एडवांस फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट कॉस्ट के लिए एडवांस में पैसे निकलवाने, अभी तो फाइन नहीं ना लगा तो उसके लिए जो पैसे निकलवाने हैं वो भी हेयरिंग ऑफिसर निकलवाएगा। रिफंड ऑफ फाइन इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन और अपील, जो रिफंड के लिए पैसे निकलवाने हैं वो भी निकलवा सकता है। कॉस्ट ऑफ एनी परमिटेड वेलफेयर इनिशिएटिव बाय द अथॉरिटी, जो भी वेलफेयर के तौर पे अथॉरिटी कोई काम करने जा रही है उसके लिए पैसा चाहिए तो वो भी निकलवा सकता है। एंड अदर एसिनरी कॉस्ट एज मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी, उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड कॉस्ट अथॉरिटी जो है वो उसको अलाउ करेगी वो जाके उस फंड में से विदड्रॉ करवा सकता है हेयरिंग ऑफिसर। इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू ऑफ द अथॉरिटी, अगर फ़र्ज़ करें कि अथॉरिटी के पास इतना पैसा ही नहीं है, उस फंड के अंदर इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ, ठीक है, द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्रॉम इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट पैसा उसको देगी अथॉरिटी को, और एनी अदर सोर्स सच मे एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, या फिर किसी और सोर्स से उसको क्या कर दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा ताकि जो है वो अथॉरिटी जो है वो अपने फंक्शंस जो है एफिशिएंटली जो परफॉर्म कर सके। उसके बाद है सेक्शन 70 अकाउंट्स के बारे में। द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अथॉरिटी के पास पावर है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे रिलेटिंग टू द इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करती है, अथॉरिटी मेंटेन करती है, इंक्लूडिंग इट्स इनकम एक्सपेंडिचर एंड इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है, अथॉरिटी मेंटेन करती है सारी चीज़ों का रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं इन सिंपल वर्ड्स वो कौन मेंटेन करता है जी, अथॉरिटी मेंटेन करती है। ठीक है जी। उसके बाद बजट के मामलात हैं, द अथॉरिटी, ये भी अथॉरिटी के पास है।
थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड ऑफिसर, अपने ऑथोराइज्ड ऑफिसर को पावर्स देगी अथॉरिटी, शैल प्रिपेयर इन सच मैनर एंड एट सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड a budget in respect of next ensuing financial year showing estimated receipts and expenditure of the authority। तो ये जो अथॉरिटी है किसी अथोराइज्ड ऑफिसर को पावर देगी कि वो बजट तैयार करे ताकि जो अब नेक्स्ट ईयर आना है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस चाहिए, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, तो वो सारी की जो है वो एक रिसीट तैयार की जाएगी, इंक्लूडिंग द इन्फोर्समेंट स्टेशन, एंड शैल सबमिट द बजट टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। और ये बजट जो है वो जितने भी अखराजात इन्फोर्समेंट स्टेशन के हैं, जो भी अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे तैयार करके किसको अप्रूवल के लिए दे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फिर अप्रूव देगी उस बजट के ऊपर, फिर वो आगे नेक्स्ट ईयर के लिए मंजूर होगा। उसके बाद है जी आर्डर 72 है, अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली। हर साल उसके अथॉरिटी के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाएगा बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करेगा। एंड सच क्वालिफाइड ऑडिटर आर ऑडिट एजेंसी, या फिर कोई भी ऐसी ऑडिट एजेंसी जो इतनी क्वालिफाइड हो, अपॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया हो। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि ऑडिट जो है वो एक जनरल एडिटर ऑफ पाकिस्तान या ऐसी कोई भी एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल से जो है वो उसको अथॉरिटी दी है वो करेगा। उसके बाद है जी एनुअल रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल विद इन 3 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट टू द गवर्नमेंट एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब ये कि साल ख़त्म होने से 3 महीने पहले क्या होगी, अथॉरिटी एक गवर्नमेंट को एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगी। एंड द गवर्नमेंट शैल ले इट बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली, फिर गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को प्रोविंशियल असेंबली में पेश करेगी ऑफ द पंजाब विद इन 90 days। 3 महीनों के अंदर 90 days के अंदर वो सारी रिपोर्ट जो है वो पंजाब असेंबली में पेश होगी। उसको फिर देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी है। द रिपोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी के स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, ऑडिटेड रिपोर्ट्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अ कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एंड एक्टिविटीज़, जो भी काम किए गए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं ऑफ द अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट स्टेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन्फोर्समेंट स्टेशन के जो भी वर्क हैं, अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो कम्प्रीहेंसिवली लिखी हुई होंगी। Such other matters as may be prescribed or as the authority may consider appropriate, और जो भी अदर मैटर्स जो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे या जिनको अथॉरिटी मुनासिब समझेगी वो भी उसके अंदर लिखी होंगी। उसके बाद है जी चैप्टर 18 मिसलिनियस के बारे में। सेक्शन 74 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, के जो पावर हैं कैसे डेलीगेट होंगी। द अथॉरिटी में बाई ऑर्डर डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स, कि अपनी कोई भी पावर अथॉरिटी जो है ऑर्डर के ज़रिए दे सकती है। और फंक्शंस टू द बोर्ड, वो अपने कोई भी पावर बोर्ड को देगी। और अदर बॉडी और एजेंसी और कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट, या किसी भी कमेटी को, एजेंसी को या बॉडी को जो गवर्नमेंट की है उसको दे सकती है। ये अथॉरिटी के पास ऑर्डर के ज़रिए वो अपनी पावर देगी। और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स आर एम्प्लॉयज़, किसी भी मेंबर को, एम्प्लॉय को वो पावर दे सकती है। एज इट कंसीडर अप्रोप्रिएट, जो उसको मुनासिब लगे। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ताकि इस एक्ट की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एक्सेप्ट द फंक्शंस टू। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई भी चीज़, कंडीशंस जो हैं ऑर्डर के अंदर लिख दी गई हैं वो नहीं है, तो उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो दिए जा सकते हैं। फंक्शंस टू फ्रेम, अमेंड और रिपील द रेगुलेशंस। ठीक है, अथॉरिटी जो है उसको फ्रेम करने के, अमेंड करने के या रिपील, उसको कैंसल आउट करने, रेगुलेशंस को फ्रेम भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, रिपील भी किया जा सकता है। ठीक है जी। फार्मुलेट और ग्रांट अप्रूवल फॉर एनी पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी की अप्रूवल के लिए कोई एक ग्रांट तैयार करनी है वो भी कर सकती है। गाइडलाइंस और प्रोसीजर अंडर द एक्ट, कोई भी गाइडलाइंस, प्रोसीजर अंडर द एक्ट जो भी हैं उनके लिए कोई अप्रूवल तैयार करवा सकती है।
अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट, हर साल की जो रिपोर्ट है उसको अप्रूव करना, एनुअल बजट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी, इन सब को अप्रूव करने के लिए क्या है उसके पास पावर्स हैं। ग्रांट पावर्स टू अपॉइंट अ ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर, या फिर वो किसी भी अथॉरिटी को ये पावर्स दे सकते हैं कि जो ड्राइंग ऑफिसर कौन होगा, डिस्बर्सिंग ऑफिसर ये जो फंड में से पैसे शैसे निकालने हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऑफिसर कौन होगा। मेक एनी डिसीजन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकती है। डिटर्मिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ की सर्विस के बारे में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी सेट आउट करना। एंड कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ द अथॉरिटी और फिल एनी वैकेंसी इन द कमेटी, कोई भी कमेटी बनाने के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है, डेलीगेशन ऑफ पावर की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है 75 पब्लिक सर्वेंट्स, ऑल पर्सन एक्टिंग आर परपोर्टिंग टू द एक्ट अंडर द एक्ट शैल बी डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट, जो भी इसके ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग इस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860, जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर डिफाइन किया गया है पब्लिक सर्वेंट को, वही पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है इसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगेगी। उसके बाद इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बंदा, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो उसके खिलाफ कोई भी बंदा जो है वो केस नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई भी जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। The authority or its members or the board of its members or employees for any damage caused or likely to be caused by any act or omission which is in good faith। अब ये जो कोई भी किसी को कोई नुकसान हो जाता है थोड़ा बहुत या कोई भी ऐसा इशू होता है तो आप गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन गुड फेथ काम करती है। डन आर इंटेंडेड टू बी डन अंडर द एक्ट रूल्स आर रेगुलेशंस। उसके बाद 77 है ओवर राइडिंग इफेक्ट, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल बी रेड इन कंजक्शन विद द स्केड्यूल लॉज। ये स्केड्यूल लॉज के साथ साथ वो लॉज के अंदर भी कुछ रूल्स हैं, इधर भी कुछ रूल्स हैं, उनको साथ साथ लेके चलेंगे। टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, ठीक है जी। नॉट विद स्टैंडिंग एनी टू द कंट्रेरी, अगर देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स किसी स्केड्यूल लॉज के रूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंट्राडिक्ट हो जाते हैं, इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स वेदर सच लॉ इज मेंशन्ड इन स्केड्यूल और नॉट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल टेक प्रोसीडेंस ओवर द प्रोविजन ऑफ सच। कहा क्या जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल इस लॉ के अंदर जितने भी रूल्स हैं, जितने भी जो सेक्शंस हैं वो किसी और लॉ या कोई भी स्केड्यूल लॉ है उसकी किसी प्रोविजंस, उसकी किसी रूल्स के साथ कंट्राडिक्ट होते हैं तो जो इस एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रिवेल करेंगे, उनको माना जाएगा, ना कि दूसरे रूल्स को माना जाएगा, ठीक है जी। In the event of any conflict or inconsistency between provisions of the Act and provisions of any other law for the time being in force, the provision of the Act shall, to the extent of such conflict or inconsistency, prevail। ठीक है जी, मतलब ये कि अगर कोई भी contradiction, कोई भी conflict होता है तो इस Act के जो rules हैं वो prevail करेंगे। Any order made under the Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than the act or any instrument having effect by virtue of any enactment or the act। के मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर जो एक्ट के अंदर है उसको क्या किया जाएगा जी, इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 78 पावर टू मेक रूल्स। Subject to the provisions of the Act, the government may by notification the official gazette make rules for the purpose of this Act। अब ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इस एक्ट के लिए कोई भी रूल बनाना चाहती है तो वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देगी और रूल्स बना सकती है। तो ये किसके पास अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है जी गवर्नमेंट के पास कि वो रूल्स बना सकती है। पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, रेगुलेशंस कौन बनाएगा,
उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के तरीक़ेकार रेगुलेशंस होते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशंस। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, अथॉरिटी उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन करवाती है एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पज़ ऑफ द फंक्शन, ताकि इस एक्ट को जो है वो प्रॉपरली क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट करवाया जाए। द गवर्नमेंट में डायरेक्ट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और ओमिट एनी रेगुलेशन। कोई भी रेगुलेशन जो अथॉरिटी ने बनाई है, गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि इस जो रेगुलेशन है इसको ख़त्म किया जाए या इसको मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास फिर भी पावर है। विच इन इट्स ओपिनियन इज रिपंगेंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर द रूल्स आर विच इज़ अदरवाइज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस। ठीक है, अथॉरिटी ने जो है वो गवर्नमेंट की बात माननी है, जो भी वो कहेगी। उसके बाद 80 है पावर टू अमेंड स्केजुअल। जो स्केजुअल है उसको अमेंड करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अमेंड द स्केजुअल। गवर्नमेंट जो है वो स्केजुअल को अमेंड कर सकती है, वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करेगी और उसके बाद स्केजुअल को अमेंड कर देगी। उसको चेंज करना, कोई तब्दीली लाई जा सकती। उसके बाद गाइडलाइंस कौन देगी? द अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अथॉरिटी गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेगी। इशू गाइडलाइंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द कोड ऑफ कंडक्ट for the exercise of powers and performance of the function of its members and employees under the act, rules or regulations। जितनी भी गाइडलाइंस है अथॉरिटी वो बना सकती है गवर्नमेंट की अप्रूवल से। ठीक है, ताकि उसके मेंबर्स जो हैं वो क्या क्या उनके लिए जो भी गाइडलाइंस ज़रूरी होंगी। उसके बाद एनी वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइंस बना दी गई हैं, अगर उसकी कोई भी वायलेशन होती है और द कोड ऑफ कंडक्ट या काम करने का जो तरीका है उसकी वायलेशन होती है, इशूड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी रेफर टू द अथॉरिटी। वो अथॉरिटी को बता दिया जाएगा। आर टू सच अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। या फिर किसी और अथॉरिटी को जिसने लॉ के मुताबिक क्या है एक्शन लेना है। उसके बाद 82 है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर इस एक्ट के रूल्स को इफ़ेक्ट करवाने के लिए, अप्लाई करवाने के लिए कोई भी मुश्किल पेश आती है, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच आर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसे आर्डर्स दे सकती है जो इस एक्ट की प्रोविजन से बेशक ना भी मिलते हों। ठीक है, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सच डिफ़िकल्टी, ताकि उस डिफ़िकल्टी को क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, कोई ऐसा लॉ है जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किल हो रही है, तो उस लॉ को गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा अमेंड कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी स्केजुअल है। ये था जी 82 सेक्शंस इस एक्ट के। स्केजुअल के अंदर अगर हम देखें तो 5 इसके जो हैं वो स्केजुअल लॉज हैं, आपने याद रखने हैं। टोटल कितने हैं पीरा एक्ट के अंदर? 5 हैं। पहला कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स है, ये हमने इस पे वीडियो बना दी है। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, इस पे भी हमने वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है डिटेल्स में, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, उस पर वीडियो बन चुकी है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दी गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरा एक्ट 2024। आई होप कि ये सीरीज़, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।